Now we are introducing the syllabus, which is not, I can say, any specific topic. बट हम लोग सिलेबस को समझ रहे हैं। क्यों मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं? अभी इंडिया में यू ऑल नो दैट कि एप्पल 1 डेढ़ साल पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाया है, और मिस्टर एलॉन मस्क अपना टेस्ला यहां लाना चाहते हैं। अपना स्टार लिंक तो वो ले ही आ चुका है, चालू नहीं हुआ है अभी। अगर आप कोई भी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हम लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं इन दुबई मिडिल ईस्ट, तो एक्सपेंशन करने में फिनेंशियल डिसीजंस कैसे लेंगे, क्या क्या फाइनेंशियल एरिया इन्वॉल्व होगा, ये आपका पूरा करिकुलम है। दिस इज योर इंटायर करिकुलम। मान लो मैं कल अलोंग विथ स्टडिंग एएफएम में साथ में दुबई मिडिल ईस्ट के बारे में भी ध्यान दे रहा था। तो कोई एक जन मेरे को बोलता है कि सर, मेरे पास समय तो नहीं है लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं दुबई में। बोला सर, हम पैसा लगा सकते हैं, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का जरूरत है, सो आई कैन गिव यू मनी, वी कैन इन्वेस्ट, बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू सपोर्ट यू इन वर्क बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन माई प्रेजेंट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट। सो मैं उसको बोला, भैया हमको इतना पैसा का ही जरूरत है जो दूसरा जन से नहीं जरूरत है, उतना मेरे पास है। वेरी हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑपरेशनल खर्चा ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन योर इंटायर एएफएम। दिस इज नॉट अ टॉपिक। आप ऐसा समझिए कि आप टेस्ला या एप्पल कंपनी के सीएफओ हैं। आप बोलेंगे सर सीधा सीएफओ बना दिए, फाइनेंस मैनेजर है यार। यू आर द फाइनेंस मैनेजर और मे बी सीनियर फाइनेंस मैनेजर टेस्ला और एप्पल के हैं। अभी एप्पल और टेस्ला को करना क्या है? इंडिया में आना है। एप्पल तो आ चुका, टेस्ला को आना है। टेस्ला अपना ईवी कार इंडिया में बनाएगा। अभी सीमा का जब केस स्टडी हम लोग पढ़े थे एसबीएल के साथ, दैट वाज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली। तो टेस्ला का काम क्या है? इंडिया में आकर गाड़ी बनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसको सेल करना। उसमें फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, दैट इज योर इंटायर करिकुलम। वो इन्होंने दिया है आपके सिलेबस में। ये 5 एरिया मैंने बोला, ABCDE। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सेकेंड इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ इज वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एंड द फिफ्थ वन इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। यही सिलेबस है हम लोग का। और ये सारा टेस्ला और एप्पल को सोचना होगा वाइल इन्वेस्टिंग इन इंडिया। बोलेगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या सोचेंगे, प्रोजेक्ट में आउटफ्लो क्या होगा, इनफ्लोस क्या होएगा, एनपीवी पॉजिटिव होगा कि नहीं, वेदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है मान लीजिए, उसमें क्या क्या एजम्पशंस और रिस्क इन्वॉल्व है। आप सोच रहे हैं गाड़ी ये दाम में बिकेगा, आप सोच रहे हैं खर्चा ये लगेगा, कौन बोला वो दाम में गाड़ी बिक जाएगा? आप सोच रहे हैं कि गाड़ी इतना क्वांटिटी सेल होगा, कौन बोला वही क्वांटिटी सेल होगा? मान लीजिए मैं दुबई में जाऊंगा, मैं एक स्टूडेंट का फोरकास्ट कर रहा हूं, आई विल बी एबल टू गेट दिस मैनी स्टूडेंट। हु सेड दैट आई विल बी गेटिंग दैट मैनी स्टूडेंट्स ओनली? मे बी मोर, मे बी लेस। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लो, लेस, वेदर माई प्रोजेक्ट इज वायबल। आप एक बार यहां पर आकर अगर आप प्लांट बैठा लिए और आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब उसके बाद आपको पता चला कि आपका वो रेवेन्यू यहां से नहीं आ रहा है, तो 2 साल बाद आप प्लांट बंद करेंगे, बहुत नुकसान होगा। ये वो नहीं है कि आज का क्लास लाइव करना है कि नहीं करना है, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। मैं दुबई में मान लीजिए मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत डिसीजन ले लूंगा मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, इट्स नॉट अ डे टू डे अफेयर। आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी, आईआरआर, कैश फ्लो निकालना, रिस्क एनालिसिस करना, कॉस्ट ऑफ लेबर इन इंडिया, पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया, ममता दीदी हैन तेन, बहुत सारा बात है। एंड ऑल दोज आर सब्जेक्टिव। आप फोरकास्ट करेंगे फिर भी श्योर नहीं है कि वो सही वही होगा। आपको अलग अलग फोरकास्ट करना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट।
आप अगर सम्स करेंगे, एग्जाम देंगे, आपको 100 नंबर का पेपर में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देगा ही सर, कहीं ना कहीं देगा। मान लीजिए मैं टेस्ला के लिए डिटेल आपको देता हूं कि द इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया विल बी $500 मिलियन का वो लोग को फंड इन्वेस्ट करना है। कहां से लेंगे वो मालूम नहीं है, लोन लेंगे, इक्विटी इश्यू करेंगे, वट, गाड़ी यहां पर बनाएंगे। गाड़ी यहां बनेगा एट अ कॉस्ट ऑफ $20,000, एक गाड़ी। और वो गाड़ी मान लीजिए बिकेगा $30,000 में। 10 साल का प्रोजेक्ट है, हर साल 10,000 गाड़ी बेचेंगे, 10,000 कार विल बी सोल्ड आउट। सब हाइपोथेटिकल फिगर्स है, लेकिन क्या ये फिगर हम लोग को चैट जीपीटी या गूगल से नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, ऑथेंटिकेटेड नहीं होएगा, लेकिन मैं जो हवा में बोल रहा हूं उससे ज्यादा बेटर होगा कि टेस्ला यहां इंडिया में आ रहा था। आप गूगल में डालिए, चैट जीपीटी में, यहां पर उन लोग प्लांट वगैरह कब लगाना चाह रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट उनका होने वाला है। उनका हो सकता है कि चैट जीपीटी बोलेगा दीज आर वेरी स्पेसिफिक फिगर्स आई कांट से। हम लोग उसको बोलेंगे भाई मन से बना दो ना फिगर्स, बना दो हमारे लिए कि भाई उसका क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या ब्रेकअप दे दो। आपको सम्स अगर करेंगे वो दिया रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप, कोई देगा नहीं, खुद निकालना है। मेरे को अगर दुबई का, मैंने कैश फ्लो बनाकर रखा है, दुबई में जाएंगे क्या क्या खर्चा लगेगा, क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, क्या भाड़ा लगेगा, क्या स्टाफ का सैलरी होगा, कितने स्टूडेंट को एक्वायर करेंगे, सब बना हुआ है। श्योर नहीं है, हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को मालूम है मेरे सब मिडिल ईस्ट से कितना स्टूडेंट लोग पढ़ता है। अगर मैं वहां जाके क्लासेस देता हूं कितना वृद्धि हो सकता है, वहां लोग ट्यूशन फीस क्या चार्ज कर रहे हैं, मैं क्या चार्ज कर पाऊंगा पर स्टूडेंट। इतना बुद्धि है मेरे को। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज वेरी हॉलो, but it cannot be 100% sure. But I cannot do a project without doing financial investment analysis, investment appraisal. अब टाट टेस्ला है, वो यहां पर नया प्लांट बैठाएगा कि कोई बना बनाया प्लांट खरीद लेगा? मारुति का है, किसी का होगा, कोई और कंपनी का होगा, प्लांट खरीद लेंगे, बनाना नहीं पड़ेगा। कोई कंपनी को टेक ओवर करेंगे कि अपना नया इस्टेब्लिशमेंट करेंगे? सोचना होगा ना। हर चीज का अपना फायदा घाटा है, खाली न्यूमेरिकल नहीं है एनपीवी निकाल लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन सिनेरियो। आपको टेक ओवर करने से फायदा है कि आपको अपना प्लांट बैठाने से फायदा है? अपना प्लांट बैठाएंगे तो क्या रिस्क है, लेबर लोग का खुद हायर करना, मैनेज करना, पॉलिटिकल रिस्क। अगर बना बनाया प्लांट खरीदेंगे क्या फायदा है, नुकसान? देयर इज नो फिक्स्ड आंसर, बट दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आपका एक एरिया है, 3 टॉपिक है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रिवीजन ऑफ एफएम, दूसरा वाला एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फॉरेन प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट, जो एफएम में नहीं पढ़े थे, बट वो पढ़ना है। वो सम्स करेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अलग आएगा, कंपनी अलग होगी, इंडस्ट्री अलग होगी, सिचुएशन अलग होगा। यू नीड टू ब्रिंग बिजनेस एक्यूमेन ऑन द टेबल। कोई भी काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, मान लीजिए अमित जी अभी काम करते हैं, चेतन जी आप नया नया जॉब चालू किए, विदिशा को आगे जॉब करना है, हम लोग को मालूम नहीं है हम लोग को ये एरिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। लेकिन आप सोचिए, आप बड़ा सीईओ सीएफओ आपको कब बनने मिलेगा? जब आपको ये आता है। हो सकता है कि आप अपना जूनियर से काम करवाओगे, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू एनालाइज एनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट वायबिलिटी, नॉट ओनली कैलकुलेशन। आपने सेल्स फोरकास्ट किया 10,000 गाड़ी बिकेगा, 8,000 भी तो बिक सकता है, 9,000 भी बिक सकता है। क्या उतना होने से लॉस होगा? कितना लॉस होगा? क्या हम लोग सेल्फ प्रोजेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना हो लॉजिकली? क्वेश्चन दिया हुआ है, आप फिगर्स यूज कर रहे हैं, अलग बात है। दुनिया में कोई फिगर्स नहीं दे रहा है। मान लीजिए मेरा ही इतना सारा स्टूडेंट से मैंने कनेक्ट किया है, 10-12 लोग, बोलता है कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। भैया तुम दुबई में, तुमसे नहीं बन सकता है। तुमको बुद्धि नहीं है कितना लोग वहां पर है, कितना ऑफिसेस है, कितने इंप्लॉय लोग कहां पर क्या पढ़ते हैं, क्या करना। मेरे से ज्यादा तो बुद्धि तुमको होना चाहिए, फिर भी हम देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हम ही बना सकते, आप भी बना सकते। बस एग्जाम में डिफरेंस यही है, फिगर्स आर गिवन, सिनेरियो इज गिवन, कंपनी डिटेल्स आर गिवन, बट आपको जिंदगी में कोई भी काम करने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स करना होएगा। हम लोग शुरू की 2 से 3 क्लासेस में ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, टेस्ला कंपनी इंडिया में आएगा, उसके पास पैसा आएगा आईएनआर में,
लेकिन वो यूएस से है, उसको उसको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। गाड़ी वो इंडिया में अगर बनाएगा तो रॉ मटेरियल वगैरह बाहर से इंपोर्ट करेगा, इंडिया में लेकर आएगा, उसका खर्चा डॉलर में होगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा या यहां बनाएगा। कितना सारा फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। आईएनआर और डॉलर तो है ही है, देयर में बी अदर करेंसीज ऑल्सो, बिकॉज उसका चाइना में प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑलरेडी है। हो सकता है सोचेगा वहां से यहां इंपोर्ट करके लाएंगे, बनाएंगे वहां, तो चाइनीज करेंसी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और भी क्या क्या गाड़ी, हम तो उस कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे ना, बट वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। चाइनीज युआन, आईएनआर, डॉलर और भी जो जो करेंसीज है उसका इन्वॉल्वमेंट है। करेंसी का रेट हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर सेकंड। और यहां पर क्या है, 100-200 डॉलर का बात नहीं हो रहा है, 20 लाख, 50 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर्स का बात हो रहा है रेगुलरली। उस करेंसी, एक करेंसी का रेट बढ़ने और गिरने से नुकसान और फायदा होगा जरूर, हर कंपनी में होता है। आपको वो नुकसान फायदा कितना हो सकता है, आपको कैसे मैनेज करना है, क्या आपके पास ऑप्शंस है, हेजिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है आपके पास, मे बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। विदिशा जी, जब मैं पढ़ाता था आपको एसबीएल तो मैं बोलता था यहां बात नहीं करेंगे, अब खुल के बात करेंगे। बिकॉज मेरे को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पढ़ाने में कम से कम 10 क्लास लगने वाला है, 3 घंटा करके 30 घंटे। मैं वो चीज एसबीएल में कैसे पढ़ाता, नहीं पढ़ा सकता था, फिर मैं आपको फेल करवा देता एग्जाम में। मैं वो चीज एपीएम में नहीं पढ़ा सकता, नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो वहां भी चाहिए था, बट अब यहां डिटेल्ड नॉलेज है। अब यहां डिटेल्ड नॉलेज हम लोग को जानना है। आपके बैच में ही मान लीजिए सौरजब खान है, क्या वो फेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या वो फेल हुआ? एक तो भी पेपर फेल नहीं हुआ। चेतन, वो तुम्हारे साथ भी पढ़ा हुआ है, जब से वो ज्वाइन किया है कोई एक क्वार्टर नहीं है जब वो एग्जाम नहीं दिया है, एक सिंगल क्वार्टर, एक ही एग्जाम। और हर एक एग्जाम के लिए शुरू की क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक एकदम अच्छे से पढ़ना। कैसे फेल होगा? बैड लक किसी के साथ भी हो सकता है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, बट मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी एसीसीए क्वालिफाइड है, कहानी खत्म, टेंशन ओवर। फॉरेन एक्सचेंज, मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूं फॉरवर्ड, मनी मार्केट, फ्यूचर, मैं ऐसे कैसे बता दूं? लेकिन क्या यही करना जरूरी है? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो गाड़ी बनाएंगे इंडिया में बेचेंगे, आईएनआर आएगा, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा चीज लोकल सप्लायर से लिया जाए। आईएनआर में ही पैसा जाएगा, आईएनआर में ही आएगा। आई डोंट नीड टू कन्वर्ट एनी करेंसी, नेट फिगर जो बचेगा उसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल हेजिंग। आप अगर बुद्धिमान आदमी हैं, आप हेजिंग को माने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करने के पहले बोलिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को ही खत्म कर दो, जड़ से ही खत्म कर देंगे तो रिस्क को कवर करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल दैट कि आप अगर प्रोजेक्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया में ही फंड करेंसी अरेंज करिए, इंडियन करेंसी आईएनआर गवर्नमेंट से लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए, या इंडियन करेंसी में फंड्स रेज करिए, खर्चा यहीं पर करिए, सेल यहीं पर है, सब तो आईएनआर में होगा। आपका फॉरेन एक्सचेंज फंडिंग माने फॉरेन एक्सचेंज कैश इनफ्लो वगैरह बहुत कम हो जाएगा। उस केस में कन्वर्ट वगैरह करना ये सब पड़ेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वी जनरली से दैट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय नेचुरल हेजिंग। Natural hedging will be possible by diversification. Diversification is possible when you purchase, sell, do these activities from different countries. आपके पास दो चार करेंसी में पैसा आ रहा है, दो चार करेंसी में जा रहा है, सब एक साथ सेटअप हो जाएगा अपने आप। कोई आपको फ्यूचर्स, फॉरवर्ड ये सब करने की जरूरत नहीं। जहां पर जरूरत है, जहां दिख रहा है कि सेट ऑफ नहीं हो रहा है, वहां पर आप सोचिए कि विच स्ट्रैटेजी यू विल बी अप्लाइंग सो दैट योर कैश फ्लोज आर अंडर कंट्रोल एंड यू आर नॉट लूजिंग मनी। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क सोचना पड़ेगा। एप्पल टेस्ला दोनों को सोचना पड़ता है। आप कोई जगह काम करेंगे, सोचेंगे बड़ा आदमी बनेंगे, आपको उसका मैनेज करना पड़ेगा। वो आपको किस लिए हायर किया है? आप कब, आपका क्वेश्चन तो वैसा ही है सर, आप एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे वो मतलब नहीं। क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही है, बड़ी बड़ी 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, उसका सम्स करने के टाइम पे केवल सम में मत रहिए, बाहर आ जाइए। थोड़ा सोचिए मार्केट में क्या चल रहा है, डॉलर का भाव बढ़ा है, गिरा है, कौन सा करेंसी बढ़ रहा है, आज क्या हुआ, ट्रम्प क्या हुआ, क्या हुआ। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ना, नहीं तो पढ़ने का मतलब क्या है, खाली पढ़ाई करके।
हम तो बहुत चाहते हैं, इसीलिए मैं ट्रिपल ए और एटीएक्स नहीं पढ़ा था, कि हम उससे ज्यादा अपना टाइम देना चाहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अपने पढ़ के क्या फायदा है, फिर तो अपने पढ़ के भी बेवकूफी रह गए। हर दिन क्या हो रहा है, कोई ना कोई न्यूज चैनल है, कोई न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर नॉट फिजिकल, कोई ऐप है, डाउनलोड करके रखिए जिसमें आपको अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है। आपको उनको जानते रहना है, क्या फॉरेन एक्सचेंज चल रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या है नहीं है, इसका नॉलेज ज्ञान होना जरूरी है। वो होगा तो आप ये वाला, इधर में न्यूमेरिकल देगा लेकिन थ्योरी भर के देगा। थ्योरी स्टूडेंट लिख नहीं पाता है, बोला क्या लिखें, क्योंकि उसका फील ही नहीं जगा है, पेपर सब्जेक्ट में फील ही नहीं है। जब एक कंपनी को आप हेल्प करेंगे, आप कैसे हेल्प कर देंगे जब तक आपका फील नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अलावा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। हर एक कंपनी जो इंडिया में भी है, जो बाहर से आया है, बाहर जाना है, सब जगह फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। कोई भी काम कर रहे हैं, उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्या बेस्ट होगा, कैसे हेजिंग करेंगे, क्या खर्चा कम लगेगा, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा, नेचुरल हेजिंग कैसे होगा, दैट यू ऑल नीड टू डील, वी हैव टू डील, एंड द पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट्स द, यहां पर मेरे को 3 या 4 क्लास लग रहा है, यहां मेरे को 8 से 10 क्लास लगेगा, सोचिए। हो सकता है इससे क्वेश्चन कम ही आएंगे, इतना नहीं आएगा। अरे भैया वैसे थोड़ी ना पढ़ाई होता है, जहां जिस तरह का डिफिकल्टी लेवल है वैसे क्लासेस का नंबर है। ऐसा नंबर नहीं है कि भैया ये ज्यादा मार्क्स का आएगा तो इसको ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकते, ये समझा नहीं पाएंगे उतना जल्दी से। नहीं तो मैं दूसरे सब्जेक्ट में क्यों नहीं समझाता, वहां तो खाली थ्योरेटिकली बात की थी, यहाँ कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली ये दोनों मिलाकर 10 क्लास लगता है, यहां पर 5-6 क्लास लगेगा, यहाँ 3-4 क्लास। इंटरेस्ट रेट रिस्क, आप अगर फंड बोरो करेंगे या फंड अरेंज करेंगे, कैसे भी कॉस्टिंग है, उसका इंटरेस्ट रेट है। अभी 2 दिन पहले आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंडिया में, रेपो रेट 25 गिराया है। पता है कि नहीं, ध्यान दीजिए, डू यू नो दिस और नॉट। रेपो रेट गिरने से क्या हुआ, जिसका भी फ्लोटिंग रेट बोरोइंग किया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। मान लीजिए मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए लोन लेकर रखा है, मेरा 1 साल का लोन रिपेमेंट बाकी है, 1 साल से कम ही है, थोड़ा सा बाकी है, तो इंटरेस्ट रेट गिरने बढ़ने का उतना फर्क नहीं है अब, बिकॉज 10-12 साल का लोन था वो खत्म हो जा रहा है। बट अगर कोई नया लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिरेगा कि बढ़ेगा, फोरकास्टिंग करना, पास्ट में क्या इंटरेस्ट रेट्स था, हम लोग फिक्स्ड रेट में जाएं, फ्लोटिंग रेट में जाएं, फ्लोटिंग रेट में जाएंगे तो कैसे उसको कैप करें, कंट्रोल करें, कैलकुलेशन है। मैं नहीं बोल रहा, इंटरेस्ट रेट हेजिंग के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, सब कुछ है। उनको समझना, उनको कहां पर क्या लगाना है, बिकॉज टेस्ला कंपनी को फंड्स चाहिए इंडिया में प्रोजेक्ट करने के लिए। फंड्स डेट से लेंगे कि इक्विटी से लेंगे, इक्विटी से अगर लेंगे तो डिविडेंड वगैरह का क्या होएगा, इक्विटी नया इशू लाएंगे कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, अगर से डिवेंचर लेंगे, लोन लेंगे तो भैया डेट फ्लोटिंग रेट पे होगा कि फिक्स रेट पे होगा, फिक्स रेट को कैप कैसे करेंगे, फ्लोटिंग रेट को कैप कैसे करेंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऑल यू नीड टू नो, बिकॉज योर प्रोजेक्ट विल बी वायबल when the funding will be done in a proper way. When the funding is not done in a proper way, how the project will be viable? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट दोनों पढ़ाने में, दोनों फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क 10 क्लास लगने वाला है। यहां 3 क्लास कितना हो गया, 13 क्लास, 13 क्लासेस। वैल्यूएशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मैंने बोला कि मान लीजिए हम किसी कंपनी को इंडिया में टेक ओवर कर रहे हैं, टेस्ला आया, इंडिया में कोई कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, उस कंपनी का वैल्यूएशन करना होगा। ज्यादा पैसा भी नहीं दे सकते, कम देंगे तो वो आएगा नहीं, टेक ओवर नहीं हो पाएगा। वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अर्निंग्स के बेसिस पे, एबिटा के बेसिस पे, कैश फ्लो के बेसिस पे, पी रेशियो के बेसिस पे, बहुत सारा मेथड्स है सेल्स के। आप शार्क टैंक वगैरह थोड़ा बहुत देखते होंगे, कोई बोलता है कि हमको 2% के लिए इतना पैसा चाहिए, तो शार्क उससे क्या पूछते हैं कि भैया आपका सेल्स क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आप कितना बर्न आउट कर रहे हैं। वैल्यूएशन का कोई फिक्स प्रिंसिपल है क्या दुनिया में, कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं। आपको हर तरह से वैल्यूएशन करके ये समझना है, ना तो हमको कम पैसा देने से कोई मिलेगा, ना ज्यादा पैसा देने से मेरा फायदा है। जब आप कंपनी को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो बहुत सारा एस्पेक्ट्स अराइज होगा। उसको कंसिडरेशन कैसे देंगे, शेयर्स में देंगे, डेट देंगे, दोनों कंपनी को मिक्स कैसे करेंगे, कल्चर कैसे चेंज करेंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड वैल्यूएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ऑलवेज ऑलवेज।
आप कोई भी कंपनी को जब बड़ा काम करते हैं, टेक ओवर करते हैं, अपने उसको कंसिडरेशन देते हैं, हमारा शेयर कर, वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा। सही तरह से वैल्यूएशन आना चाहिए। बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्लास में कवर हो जाता है। दूसरा क्लास में थोड़ा सम्स करते हैं। यहां पर भी उतना ही सम्स आएगा जितना इससे आएगा, लेकिन इनको पढ़ने में 10 क्लास लगेगा, इसको पढ़ने में 2 क्लास लगेगा। कोई बोलेगा फाइनेंशियल मॉडलिंग मार्केट में बहुत चल रहा है, फाइनेंशियल मॉडलिंग मार्केट में बहुत चल रहा है। फाइनेंशियल मॉडलिंग मार्केट में जो चल रहा है वो क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग? कोई कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए एक्सेल सीट में कैलकुलेशन करना, उसका सेल्स लिखना, प्रॉफिट लिखना, कैश फ्लो लिखना, उसके ऊपर कुछ एजम्पशंस लेना, डिस्काउंट रेट लगाना, प्रेजेंट वैल्यू लाना। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कुछ अलग से पढ़ना थोड़ी ना है। बेसिक एक्सेल रोहित मेरे को क्लास में सिखाता है, सर इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सम कर लीजिए। उतना एक्सेल तो मेरे को और रोहित को दोनों को आता है, बेसिक बात है। कोई एक्सेल प्रोग्रामिंग थोड़ी ना सीखना है। वैल्यूएशन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, जो पैरामीटर्स को आप अपने कॉलम रो में डालेंगे, उसका फोरकास्टिंग करना, फोरकास्टिंग लॉजिकल होना। कि भैया सेल्स है, टेस्ला का गाड़ी का सेल इंडिया में 10,000 यूनिट होगा, क्यों होगा? मार्केट में ईवी व्हीकल कितना बिक रहा है, क्या वो प्रॉब्लम है? डेटा सर्च करने से पता चल जाएगा। मार्केट में लोग ईवी व्हीकल ले रहे हैं क्या? कलकत्ता में बहुत दिखता है आजकल, ईवी व्हीकल बहुत है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिचार्जिंग का, बिकॉज अपने खुद मशीन खरीदेंगे 2-2.5 लाख खर्चा, चार्जिंग स्टेशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी तो बढ़ रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल है, गाड़ी का दाम ज्यादा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या है, कौन कौन कंपनी बेच रहा है, मार्केट में डिमांड किस तरह से बढ़ रहा है, समझा जा सकता है। टेस्ला अलग कंपनी है, बढ़िया से स्टैब्लिश्ड है, तो वो अगर आएगा मार्केट में क्या दाम में बेचेगा, क्या क्वांटिटी बिकेगा। आपको अगर वैल्यूएशन करना है तो डेटा गैदर करना पड़ेगा ना। डेटा गैदर करना कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको सिखाएगा नहीं। बोलेगा बिग डेटा एनालिटिक्स, क्या होता है बिग डेटा एनालिटिक्स? ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेस है, ये सब स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का ट्रेनिंग है। आप मान लीजिए कोर्सेरा या और भी जो वेबसाइट्स है उन पे जाइए, 3 घंटा 4 घंटे का आपको वीडियो मिलेगा, 200-400 रुपया लेगा, आप उसको कर ही सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे वैल्यूएशन किया जाता है डेटा। बट हम लोग तो बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा हम लोग तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं एग्जाम के लिए नहीं। हम लोग पढ़ने पर्पस है कि हम कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन कर पाए। मान लीजिए हम किसी के साथ बैठते हैं, कोई चार्टेड है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, छोटा मोटा कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, उनका टेक ओवर मर्जर हो रहा है, मिल रहा है, मेरे से बात करने लग जाता है, प्रकाश तुम तो पढ़ाता है ना, तुम पढ़ रहे हैं ना, बताओ ना थोड़ा इसका वैल्यूएशन कैसे करें, क्या किया जाए। वो प्रोफेशनल लोग, प्रैक्टिकल। हम प्रोफेशनल हैं लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, वो मेरे से पूछता है, तो हम ये थोड़ी ना बोलेगा हम तो सम करना जानते हैं, हमको नहीं आता कैसे वैल्यूएशन होएगा। जब टेस्ला एप्पल इंडिया में आ रहा है तो इंडियन कंपनीज को वो लोग टेक ओवर करेगा, सारा चीज खुद सेट नहीं करेगा, उनका वैल्यूएशन करना होएगा, उनको कंसिडरेशन देना होगा। आप कैसे करोगे? जब आप सम्स करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी तो ये सब वैल्यूएशन होएगा ना। आप उसको सम क्यों सोचते हैं? हर बिजनेस का तो ये पार्ट है। ग्रोथ 2 तरह से होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अपना प्लांट मशीनरी खुद लगाइए, इनऑर्गेनिक किसी बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन को खरीदिए। जब आप उसको एक्वायर करेंगे, सब्सिडी बनाएंगे, टेक ओवर करेंगे, वैल्यूएशंस करना होएगा। वैल्यूएशंस का क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे किया जाता है, क्या लॉजिक है, कैसे सही वैल्यू ला सकते हैं, सिलेबस कंटेंट बताएगा। कैलकुलेशन के साथ थ्योरी भरती है। पूरा एग्जाम में 100 मार्क्स से 30 to 40 मार्क्स से ज्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है, बैलेंस सब थ्योरी है। वो थ्योरी को याद करने का नहीं है, कोई नहीं याद कर सकता। यहां दिल से निकल के आना चाहिए वो थ्योरी, सिनेरियो को देखकर अपने आप। आपका थ्योरी अगर ठीक नहीं है तो आप नंबर नहीं ला सकते एग्जाम में। और थ्योरी ठीक नहीं है मतलब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन यहां ये नहीं आता कि रोहित बोलेगा सर मेरा इंग्लिश खराब है, इंग्लिश हिंदी का बात नहीं हो रहा है। यू आर नॉट एबल टू राइट थ्योरी बिकॉज योर नॉलेज इज वेरी पुअर। आप केवल कैलकुलेशन पीबी वगैरह निकाल लिए, वो सबसे नहीं होता, जिंदगी वो थोड़ी ना है। क्यों निकाले, क्या लॉजिक है उस फिगर्स में, क्या गड़बड़ी है, आपको वो बोलना है। कुछ हवा में नहीं बोल रहे आंसर्स में, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तब आप टेस्ला और एप्पल को हेल्प कर पाएंगे। आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा। मान लो रोहित को अपॉइंट किया, टेस्ला इंडिया में आया कंसल्टेंट, उसके पास स्टाफ लोग है, फाइनेंस मैनेजर है, सभी है,
लोगों ने रोहित को कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। रोहित को बोल रहे हैं तुम हमको वैल्यूएशन में हेल्प करो, तुमको 5 करोड़ रुपया मिलेगा। रोहित ऐसा काम करोगे क्या? जरूर सर। हाँ समझ लो सर। वो पैसा मिलने के लिए वैसा काबिलियत पैदा करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आपको ये पढ़ा रहे हैं, ये एसबीएल, एसबीआर और एपीएम में नहीं होगा, वो यही होगा। लेकिन विदिशा, क्या हम लोग ये सब चीज एसबीएल में नहीं किए हैं क्या? ये सारा चीज सर किया था सर, यस। जैसे किए वैसे यहां नहीं कर रहे, बात ये है। वो तो ऊपर ऊपर से, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं था, यहाँ हर जगह क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है। ये आपका फिनेंस को डीप में ले जा रहा है। वहां पर फिनेंस एज अ जस्ट, इसीलिए तो एसबीएल और एएफएम दोनों को साथ में मिला दिया। बोला भैया दोनों में जरूरत पड़ेगा आपको। जब टेस्ला एप्पल आ रहा है ये सब जरूरत पड़ रहा है। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, उसका तो चाइना में ऑलरेडी फैक्ट्री है। एप्पल इंडिया में आ रहा है, चाइना में तो ऑलरेडी मोबाइल फोन बन रहा था। तो क्या करना चाहिए उसको? चाइना में प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए क्या? इंडिया में प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं उतना नहीं जरूरत है, या दोनों जगह ऑपरेशंस चलाएं। जब आप डबल डबल जगह ऑपरेशंस चलाएंगे, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, हर समय खर्चा लगेगा। मान लो मैंने बोला मेरा दुबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, लेकिन ऑपरेशनल खर्चा तो चालू हो जाएगा ना। जगह भाड़ा पे लेंगे, रेंट लगेगा, स्टाफ को रखेंगे, उसका सैलरी लगेगा, जो आदमी के उसका पैसा लगेगा, आपका खर्चा चालू हो जाएगा। ऑपरेशंस का खर्चा इंडिया में भी लग रहा है, दुबई में भी लग रहा है। मान लो शुरू में 2-4 महीना पैसा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब तक चलेगा ऐसे? अगर ठीक से कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो मेरे को तो दुबई ऑपरेशंस को बंद करना पड़ेगा। कैश फ्लो का प्रॉब्लम केवल सराफ एकेडमी नहीं, बड़ा से बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में भी हो सकता है। तब रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आपके पास जो एसेट्स का जरूरत नहीं है उसको बेचो, या कोई जगह से डेट वगैरह शॉर्ट टर्म में अरेंज करो, या अगर आप कोई फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं तो उससे आपका फाइनेंशियल्स पे क्या फर्क आएगा, ऑपरेशनल खर्चा क्या चेंज होएगा, आपको देखना पड़ता है। ऑपरेशनल वे से हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। फैक्ट्री को चेंज करना, हेड ऑफिस को चेंज करना, ऑपरेशंस को चेंज करना, कोई सिस्टम को चेंज करना, जिससे कि हमारा रिस्ट्रक्चरिंग होने से बैलेंस ही ठीक होगा, और साथ में जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है वो दूर होगा। बचपन में पढ़े होंगे कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन, कभी पढ़े हैं? कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन, रोहित कभी पढ़ा है? सर पढ़ा होगा पर याद तो क्या नहीं है। कुछ मतलब उसका, मतलब कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन? सर रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस से बना हो गया, और कैपिटल रिडक्शन मतलब कम हो रहा है कैपिटल, इन लाइक। नहीं वो मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मान लो कोई कंपनी का कंडीशन खराब है, उसके पास पैसा प्रॉपरली नहीं आ रहा है, लाइबिलिटी नहीं चुका पा रहा है, लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, शेयर होल्डर का डिविडेंड तो देगा ही क्या। तो हम लोग सब लोगों को बुलाते हैं कि कंपनी बंद होने वाला है भाई, तुम लोग कुछ सेक्रीफाइस करो, बिकॉज वैसे भी हम क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो हम क्रेडिटर को बोले तुमको 10 लाख देना है, तुम 2-4 लाख रुपए छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ो, कंपनी बंद होगा वो भी नहीं मिलेगा उसको। लोन वाला, तुम कुछ छोड़ो, शेयर होल्डर को बोले तुम कुछ छोड़ो। सब जगह से हमको फायदा हुआ, उससे जितना भी लॉस फॉस बुक्स में था, जो जो एसेट्स खराब हो गया उन सबको सेट ऑफ कर दी। अब बैलेंस शीट एक सुधरा हुआ बन गया कि हमको लोन वाला ये सबको इतना पैसा देना है, मेरे पास ये एसेट्स है। सुधरा हुआ बैलेंस शीट बनाकर दुनिया के पास गए, फंड वगैरह मार्केट से और अरेंज किए, और कंपनी को रीस्ट्रक्चर करके ठीक कर दी, रिकंस्ट्रक्ट कर दिए। मान लो बाइजू, बाइजू का कंडीशन खराब है कि अच्छा है, थोड़ा बहुत मालूम होगा बाइजू के बारे में, है? सर खराब ही है जितना तो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं। क्यों खराब है? बिकॉज क्या है, बूट से ज्यादा लोन लिए हैं, डेट भर्ती करके लिए। जितना औकात है उससे ज्यादा लोन लेने से क्या हुआ कि जब रेवेन्यू नहीं आया ना उस तरह से, तो डेट को सर्व नहीं कर पाए। डेट का प्रिंसिपल नहीं चुका रहे, इंटरेस्ट नहीं चुका रहे, तो क्या किया? जो बाइजू का इतना सारा सेंटर्स था, कुछ कुछ को बेचना चालू कर दिए, क्या करें। लेकिन कंडीशन वहां आ चुका है कि उसके बावजूद भी कंपनी खड़ा नहीं रह पाएगा। कंडीशन ये, पेटीएम क्या हाल है, बहुत सारा कंपनी, इंडिया का बात मत करो, आप बाहर निकल जाओ सर, आप इंडिया के बाहर सेम कहानी आपको मिलेगा। जितना भी स्टार्टअप खुलता है 98% तो बर्बादी है। पैसा कहीं ना कहीं से लाया, लेकिन बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए बिजनेस बंद होने की कगार पे है। आज सार्क लोग पैसा लगाता है, सार्क टैंक में, सार्क, पीयूष गोयल वगैरह,
वो लोग का जो पैसा लगता है 95 जगह पैसा डूबता है, लेकिन 5 जगह पैसा जो लगाते हैं उसका 100 गुना आ जाता है। तो वो जो 95 जगह जुगा वो बराबर हो जाता है। अदरवाइज वो लोग क्या बेवकूफ है क्या, पैसा लुटाने बैठा है, किसी का में भी जाके पैसा लगा लेगा। वो ऐसे ही, वो तो सीरियल बनाया गया, ये गरीब आदमी इसको हेल्प कर रहे हैं, वो सब कहानीबाजी है सर। दुनिया में बहुत दिखाया जाता है। बात आप पैसा कहीं लगाएंगे, आपको उसका रिटर्न चाहिए। आप अगर शेयर होल्डर भी हैं तो क्या आप कोई कंपनी में पैसा बगैर रिटर्न लगा लेंगे? आपको क्या रिटर्न नहीं चाहिए? आप कैसे सस्टेन करेंगे वहां पर? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलकर आपको बोलता है कि आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हुआ है, हम लोग ये एसेट्स बेच रहे हैं, हम लोग ये लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, इससे बैलेंस शीट क्या होगा, इससे क्या रेशियो पे फर्क पड़ेगा, बताइए। क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग करने से ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा का टॉपिक है। रेशियो फेशियो निकालना, पैसा आया गया, बैलेंस शीट फिर से बनाना। बैलेंस शीट उतना फॉर्मेट के साथ नहीं बनाने बोलता है, बट बैलेंस शीट वगैरह बनाना, सारा स्टोरी यहां एप्लीकेबल है। ये लास्ट पार्ट है आपका सिलेबस का, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इन दोनों को पढ़ाने में ज्यादा देर नहीं लगता है। वैल्यूएशन, मर्जर्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 2 क्लास में सारा खत्म। थोड़ा बहुत ऑप्शन वैल्यूएशन वगैरह, ब्लैक स्कूल वगैरह ये सब भी है, 1 क्लास उसमें लग जाता है, 3 क्लास। यहां मोटा मोटी 10 क्लास, यहां 3 क्लास, सब मिला के कितना हुआ? 3 + 10 13, +3 16। मान लो 1-2 क्लास एक्स्ट्रा पकड़ लो, 18 क्लास, 19 क्लास, 20 क्लास, और 4-5 क्लास मॉक पेपर्स, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्लास में टेस्ट लेना, ये सब। अगर उसको चेक करने का बात करेंगे तो मान लीजिए आज मैंने एसबीएल का पेपर दिया, इतना सारा लिखे, चेक करने में भी तो समय लगता है कि 2 सेकंड लगता है। ये और बात है, आजकल एआई बहुत यूज हो जाता है, थोड़ा टाइम कम हो गया है, लेकिन एआई को 50 बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, 50 बार, तब एआई सही चेक करके देता है। उतना करने के बावजूद तो मान लीजिए अगर एआई से भी चेक कर रहे हैं या खुद चेक कर रहे हैं, टाइम तो लग, वो भी ट्यूशन का पार्ट होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि खाली पढ़ाने वाला टाइम जो क्लास के अंदर है, पेपर बनाना, उसको चेक करना। अब तो एआई से पेपर बनाएंगे, हम एसीसीए का कोई पेपर ही नहीं लेंगे। इस बार से आप लोग को जब हम टेस्ट लेंगे, हम पूरा एआई से पेपर बना के आपको देंगे। पूरा एआई के अंदर इतना हो गया है कि आप मान लीजिए 5 पेपर एसीसीए का वेबसाइट से निकालिए और एआई को दे दीजिए। एआई को बोलिए ये पास 5 पेपर्स है, इस तरह का पेपर, सिलेबस कंटेंट ये है, तो मेरे को पेपर बना कर दो जो हम क्लास में टेस्ट लेना चाहते हैं। एआई पेपर बना कर देगा, बहुत सारा गलती बनाएगा वो, क्वेश्चन में फिगर गलती लिखेगा, एडजस्टमेंट गलती लिखेगा। आपको सबको पढ़ना होगा, जहां जहां वो गलती किया उसको ठीक करना होगा। ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद एक पेपर आपका रेडी हो गया। एआई को बोलेंगे ऐसा 3 पेपर और बना दो। जब एक बार एआई समझ गया कि आपको क्या पेपर चाहिए, कैसा चाहिए, क्या क्या गड़बड़ी था, ठीक, अब 3 पेपर वो फटाक से बना देगा। 4 पेपर हो गया रवि, समझ लो। 3 में हो सकते थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 4 पेपर हो गया। एआई को बोलेंगे चारों का आंसर दो, अब मॉडल आंसर लिख कर दो जैसे एसीसी इंस्टीट्यूट लिखता है। उसको बोल देंगे पुराना वाला पेपर जो मैंने दिया ना, उसका ये सब मॉडल आंसर है, इस तरह से तुम प्रॉपरली आंसर दो, मार्किंग गाइडलाइंस दो। वापस एक पेपर का आंसर बहुत फालतू देगा वो, उल्टा पुल्टा करेगा, कैलकुलेशन नॉर्म करेगा, बूम बाम ये सब करेगा। उसको ठीक करने में नानी याद आ जाएगा। ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद और 3 पेपर का एआई मॉडल आंसर बढ़िया से दे देगा। अब तैयार है 4 मॉक पेपर और उन चारों का आंसर तैयार है। वो क्या हो गया, सराफ एकेडमी का मॉक पेपर, सराफ एकेडमी का मॉडल आंसर्स। वो कहीं नहीं मिलेगा, वो खाली सराफ में मिलेगा। अब स्टूडेंट्स को उसका टेस्ट लेंगे और स्टूडेंट उसका आंसर्स देगा। स्टूडेंट को उसका आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम बनाया ना एआई से, आपको कहां से मिल जाएगा? आपका चेकिंग करने के लिए भी एआई का हेल्प लेंगे कि मैंने ये पेपर बनाया था, आपने ये मॉडल आंसर दिया था, इसको एसीसी गाइडलाइंस के बेसिस पे चेक करके दीजिए, पूरा मार्किंग प्रॉपरली करिए, करके देगा वो। पहला वाला बहुत खराब करेगा, मान लो विदिशा का आंसर डाला वो बहुत खराब करेगा, उठ पटांग नंबर दे रहे हैं, यहाँ बेसी दे दिया, वहां कम दे दिया, ये कर दिया। उसको ठीक करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब वो विदिशा का आंसर एकदम बढ़िया से दे दिया, नंबर दे दिया, पाठ बता दिया कहाँ कहाँ। अब बैलेंस फटाफट चकाचक, फटाफट चकाचक हो गया। मॉक पेपर भी हो गया, उसका आंसर्स भी हो गया, और इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट भी हो गया। क्या मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं? रोहित, विदिशा एंड अमित, शुड आई बी डूइंग दिस और नॉट? करना चाहिए सर।
सर एआई तो इसीलिए है ना, हेल्प के लिए। हम थोड़ी ना एआई को जिंदगी दे दिए हैं। एआई से हम वो हेल्प ले रहे हैं जो मेरे को हेल्प मिल सकता है। मान लो यही काम हम खुद करता, एआई नहीं होता, चैट जीपीटी या कुछ भी जो भी एआई मॉडल है नहीं होता, प्रेक्सिट वगैरह बहुत सारा निकल गया, नहीं होता, तो हम पेपर कहाँ से लेते? इंस्टीट्यूट का बना हुआ ही लेते। ये नहीं, खुद नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट टाइम एआई के कंपैरिजन में 20 टाइम्स लगता। तो हम इंस्टीट्यूट का ही पेपर लेते, वही आपको देते, उसी का इवैल्यूएशन करते। इवैल्यूएशन खुद पर्सनली करना पड़ता, एक एक लाइन, एक एक कैलकुलेशन ध्यान देते, पढ़ते, होता वही चीज। टाइम 10 गुना लगता है। एआई किस लिए? आपका टाइम को 1/10 करने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए। कोई बोलेगा स्टूडेंट खुद भी तो कर सकता है। करूँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? सब हम लोग तो एआई मॉडल को यूज करके ही पढ़ाने वाले हैं, क्लास पूरा एआई मॉडल से ही चल रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप एक स्टूडेंट लेवल पे पेपर भी देख लेंगे, आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी पढ़ लेंगे, उस तरह से आप बना भी देंगे, उस तरह मुश्किल लगता है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल लगता है। अनलेस एंड अनटिल आप सिलेबस खुद से 1.5-2 महीना में कंप्लीट करें, फिर आपके पास 1 महीना बचा, 1 महीना में आप पेपर 4-5 तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सॉल्व करें, फिर साथ में आप 2-3 तो पेपर एआई को बोले, बनाया, उसको ध्यान दिए। बहुत जगह कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा। एआई तो डिवाइड मल्टीप्लाई फॉरेन करेंसी का गलती कर देता है। इसको इन्होंने सिलेबस में पार्ट ए बोला है, इसको इन्होंने बी सी बोला है, इसको इन्होंने डी बोला है, इसको इन्होंने ई बोला है। ए बी सी डी ई करके पार्ट बोला है। सिलेबस परसेंटेज बोला है, ये कितना है, ये कितना है, ये नहीं मार्क्स कितना आएगा एग्जाम में, परसेंटेज ऑफ द सिलेबस कितना है वो बोला है। बट आपका पूरा सिलेबस क्या बता रहा है? जब आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई टेक ओवर कर रहे हैं, कोई मर्जर्स कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपका फिनेंशियल डिसीजंस के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है? मे बी आपका पेपर है, सिलेबस है, एग्जाम है, बट हर एक फिनेंशियल डिसीजन में ये सारा पार्ट होता है। सिलेबस उसी लिए बनाया गया है कि आप उस तरह का फिनेंशियल डिसीजंस ये सब्जेक्ट पढ़ के ले पाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर पाए। और ये एरिया बहुत ल्यूक्रेटिव एरिया है। इस तरह का लोग मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है। ना तो कंपनी के अंदर काम करने वाला भर्ती है, ना मार्केट में कंसल्टेंट्स लोग बहुत सारा है। बहुत बहुत गिना चुना लोग हैं, और उस गिने चुने में आप बनने वाले हैं इस तरह का एनालिसिस करने वाले। आप सोच लीजिए आपका क्या वर्थ है लाइफ में। फॉरगेट अबाउट एग्जाम। सो अमित जी बोल रहा था जॉब मिलेगा कि नहीं, सर आप ये सीख लीजिए, जॉब नहीं, पैसा ही पैसा बरसेगा सर। बारिश होने लगेगी, पैसे की बारिश, मजाक नहीं कर रहे सर। सो द सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट स्टडिंग इन द क्लास एंड गिविंग द एग्जाम, और सिलेबस का एक अप्रोच ही अलग है। एफएम तो आप पढ़ के आए हैं यार। मान लीजिए सीए के अंदर बेसिक फाइनेंस एसएफएम आप पढ़ के आए हैं, ये उसके आगे है। इट इज बियॉन्ड योर एफएम और योर एसीसी एसएफएम सिलेबस। वैसे नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपको पूरा का पूरा सिनेरियो दिया जा रहा है, एप्पल टेस्ला जैसे कंपनी का नाम हाइपोथेटिकल है, बिजनेस हाइपोथेटिकल, डेटा सब फैक्चुअल है, एक्चुअल डेटा है। वो डेटा को लेकर पूरा का पूरा ये पांचों चीज आपके नॉलेज से टेस्ट किया जा रहा है, विच इज नेक्स्ट लेवल एग्जाम। ऐसा एग्जाम कहां पर हो रहा है? कहीं पर नहीं, एसीसीए को छोड़कर कहीं पर नहीं। सीमा में नहीं हो रहा, सीपीए में नहीं हो रहा, इस सीएमए में नहीं हो रहा, इंडियन सीए में नहीं हो रहा। इंडियन सीए हम लोग के अमित है, विदिशा किए हैं। मैं नहीं बोल रहा क्वेश्चन नहीं आते, बट वो क्वेश्चन बहुत मोनोटोनस टाइप, मगिंग टाइप वैसा है। ये प्रैक्टिकल फिनेंशियल मैनेजमेंट है। ये एक्चुअली फिनेंस मैनेजर जो करता है वो है, ये वो नहीं है जो आप पढ़कर आए हैं, जैसा क्वेश्चन सब सॉल्व किए। उसको करते वक्त ऐसा मत सोचिए मेरे को आंसर देना है, टिक लगाना है, ये हो गया सर इसका आंसर ठीक है, वो तो पढ़ेंगे यार, हम भी कराएंगे। थोड़ा ऊपर से समझिए कि हमको ये सब काम करना है। मान लो रोहित, तुम्हारे साथ हम लोग बॉम्बे में ब्रांच खोलेंगे, तुम बॉम्बे में सराफ एकेडमी को डेवलप करेगा, तुम वहां पर स्टूडेंट लोग को फिजिकली पढ़ाएगा भी, करेगा ये सब रोहित क्या? वो भी एक प्रोजेक्ट है, आप समझिए, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। आपको ये थोड़ी ना खाली यहां मिल रहा है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप कहीं पर काम करने जा रहे हैं, आप बोलेंगे हम फाइनेंस में काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी,
मॉडलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सब बोलेंगे हम ये सब करते हैं। अरे भैया तुम कुछ भी करते हो, क्या करते हो, बात तो घूम फिर के यहीं आता है ना। सो अमित जी, आपको जॉब मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी जब आपको ये चीजें आएंगी, नॉट एसीसीए डिग्री मिलने से सर। पढ़ने का पर्पस है एसीसीए डिग्री नहीं, पढ़ने का पर्पस है हम लोग को ये सारा चीज अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है। आई एम सेइंग 3 क्लासेस, आई एम सेइंग दीज टू अराउंड 10 क्लासेस एंड दीज टू अराउंड 4 क्लासेस। बोलेगा सर आपको कैसे मालूम इतना लगेगा? सर ये पहला बैच है क्या? 12-13 साल तो हो गया एएफएम पढ़ाते हुए, सिलेबस वही है हरदम, कोई नहीं सिलेबस में चेंज हुआ है। थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन पैटर्न में चेंज वो होते रहेगा, आगे भी होगा, सिलेबस वही है। सब मिला हम लोग के 17-18 क्लासेस है। कोई टाइम पे कोई ज्यादा डाउट रेस कर लिया, 2 क्लास जोड़ लो, 20 क्लास, 20 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स ईच, ऑफ 3 आवर्स ईच। ठीक है, 20 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स ईच, 5 क्लास रिवीजन मॉक्स। रिवीजन कभी कभी क्या होता है 23 क्लास में ही हो जाता है, कभी 26 भी लग जाता है, हम तो 25 क्लास पकड़ के चलती हैं। 5 क्लास रिवीजन एंड मॉक्स, मॉक्स के थ्रू रिवीजन, क्वेश्चंस क्लास में सब टॉपिक का मिलाकर करना। सब टॉपिक का मिलाकर पहले तो नहीं कर सकते ना, एक ही 50 नंबर का क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी है, फॉरेन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट भी है। एक ही 50 नंबर का क्वेश्चन में फॉरेन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट और वैल्यूएशन एक साथ है। एक ही 50 नंबर का क्वेश्चन में साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर भी मिला दिया। टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब होगा। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन तो जब पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तभी होएगा ना। ये वाला चीज आप यहां कैसे कर लेंगे? कुछ पेपर को भी ऐसा बनाया गया है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि ये टॉपिक का क्वेश्चन है ये, सब मिलाकर है सर। तभी तो 50 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स क्वेश्चन। मैंने इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि सीएफओ कैसा सोचता है, एनपीबी आईआरआर निकालेंगे, कंसल्टेंट क्या बोलेगा, या सीएफओ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या बोलता है, कंसल्टेंट क्या सोचेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या बोलता है। हो सकता है कुछ समझ में आए नहीं आए, एक बार रीड करेंगे, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे इसको, मैं रीड करूंगा बोर लगेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसा मैंने बोला कि टेस्ला 50,000 यूनिट्स इंडिया में बेचेगा, प्लांट बैठा रहा है ईवी व्हीकल्स का। $20,000 सेल प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, और $30,000 सेल प्राइस है। तो बेसिकली $10,000 पर कार बचेगा। 50,000 इंटू 10,000 हमारे पास रेवेन्यू आएगा, माने ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और जो भी खर्चा फर्चा लगेगा वो सबको लेस करेंगे। और अगर हम लोग ज्यादा बोले और ज्यादा एनालिसिस करें तो भैया ये सब करने में हम लोग के पास प्रोजेक्ट कितना साल का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना सिंपल फिगर्स नहीं देगा। तो आप उसके बेसिस पे सोच सकते हैं एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, आज जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस कंटेंट, उन सब का न्यूमेरिकल्स एग्जाम में अगर करना है, फिगर्स तो देगा ना, सेल देगा, कॉस्ट देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा, निकालने बोलेगा वगैरह। हम लोग यहाँ फिगर्स डालकर एनालिसिस, फिगर्स लाने के लिए मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा, वहां पर उसको बोलूंगा कि आपको मालूम है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है। वो मान लीजिए अपना प्लान बैठाएगा, मे बी एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बोल सकते, आप मेरे को थोड़ा डिटेल दीजिए कि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होएगा, वो कितना गाड़ी इंडिया में बेच पाएगा बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर एनालिसिस मार्केट एंड ऑल दैट, वो कितना खर्चा। वो डेटा सही नहीं हो, गलत है, मैं अपना ट्यूशन का ऐसे ही बोल दूं क्या? चैट जीपीटी आंसर देगा, वो गलत है सब। लेकिन हमको थोड़ी ना मालूम है पूरा का पूरा टेस्ला के बारे में, हम वहां काम करेंगे तब समझ में आएगा। पूरा का पूरा एक्चुअल एनालिसिस करना होगा ना, बिग डेटा एनालिसिस, तब इन दैट केस हम फिगर्स एआई मॉडल से भी निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन क्लास के लिए तो हम बना ही सकते हैं क्वेश्चन कि भाई क्या होगा उसके अंदर, फिर और क्वेश्चन उस पर रेस करेंगे, इसके अंदर सेल अगर गिर गया तो कितना गिरने से ब्रेक इवन होगा वगैरह, बनाया जा सकता है। मान लीजिए ऐसे ही मैंने लिखा है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज आपका सिलेबस का ये कंटेंट है भाई लोग, ये आपका सिलेबस है। मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा 3-4 पेज, 20, सब 2 पेज का ही है, 5-6 पेजेस लिखा है टू इंट्रोड्यूस द सिलेबस, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टेस्ला और एप्पल।
कुछ पोर्शंस लिखा है, कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, ऐसे ही समझाया है कि भाई ऐसा। वो लोग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिलेगा, ऐसा आपको एग्जाम में दिया जाएगा। नाउ कोई टॉपिक अभी चालू नहीं कर सकते, ना टाइम है ना मेरा इंटेंशन है। कुछ बेसिक कैलकुलेशन समझना जो पूरे सिलेबस में 100 मार्क्स में कॉमन है, और प्रॉब्लम सबको है। अगर कोई सीए किया है तो भी, और अगर कोई मेरे से एफएम पढ़ा है तो भी, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होता है, जो हर टॉपिक में जा जाके होएगा। बेटर है कि वो मिस्टेक्स को पहला क्लास में ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो मैंने यहां पर उसका एग्जाम्पल, दो चीज है ऐसा, बेसिक प्रेजेंट वैल्यू ये सब कैलकुलेशन, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट कन्वर्जन, डॉलर को पाउंड, पाउंड को आईएनआर, आईएनआर को जापानीज येन, ये सब बनाना। मान लो एक करेंसी को दूसरा करेंसी में कन्वर्ट करना और प्रेजेंट वैल्यू लाना। मान लीजिए फर्स्ट पोर्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने यहां पर एग्जांपल ये मान लीजिए, मान लीजिए टेस्ला का एग्जांपल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं मालूम है, फर्स्ट टू सेवेंथ ईयर ऐसे पैसा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 200 200 205, यू सी दे आर $1,000,000 मान लीजिए। फिफ्थ ईयर 500 प्लस 10%, सिक्स्थ ईयर फिफ्थ ईयर प्लस 10%, सेवेंथ ईयर, सिक्स्थ ईयर, फॉर एवरी ईयर। सिक्स्थ ईयर से जो आया वही फिगर सेवेंथ ईयर्स फॉर एवरी ईयर। कब तक? केवल 7 साल नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जन्म भर प्रोजेक्ट चलेगा। वही कैश फ्लो सेवेंथ ईयर से जन्म भर आती रहेगा। क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू एट जीरो पे निकालना आता है आप लोग को? बोलेगा नहीं आता है। चेष्टा करके निकालिए एक बार, आप एक्सेल यूज कर सकते हैं अपना। आप एक्सेल खोलिए, आपको कैलकुलेटर लेना, लीजिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू बताइए क्या होएगा। रोहित याद होगा जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एफएम में पढ़ाता था तो तुम्हारा कंफ्यूजन होता था, सर ये अब 3 साल 4 साल क्या पहले लाए। वही कहानी चालू कर रहे हाँ थे सर, तुम। वो एनविटी फैक्टर लेके कुछ 3 या 5 साल का आगे का निकालते हैं। हमको ये सब वो नहीं याद है। सुनना है, तुम लोग कैलकुलेट करके फिगर बताओ, तीनों आदमी लोग। हाँ सर, कर रहे। बकर बकर बाद में, ठीक है। अपने ये देखते हैं तुम लोग तीनों का फिगर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, किसका क्या आ रहा है। जब गलत करेंगे तभी तो सही सीख पाएंगे ना, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे सर। तो आप लोग के लिए मैं 3 मिनट दे रहा हूँ। 9:54 है, 9:57 पे मैं कुछ भी बोलूंगा। फिगर्स आपके सामने हैं, आप अपना एक्सेल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताइए। चुपचाप बैठना नहीं है भाई अमित जी, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। रॉन्ग और राइट यू आर बाउंड टू से सर।
तीनों जन का आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। आप सोचेंगे दूसरा कैलकुलेट कर रहा है, बोल देंगे नहीं चलेगा। सर हम कर रहे हैं एक्सेल में, हाँ हाँ, वैसे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग दोनों को भी करना पड़ेगा। तो 4626.5। 4 3 4626.5। 4626.5। ठीक है सर। रोहित, सॉरी, अमित। ठीक है, और भाई? सर हमारा तो 66050 समथिंग कुछ आया, उसको अभी हम डिवाइड करेंगे, अभी हमारा बाकी है डिवाइड कर। ये तो फाइनल आंसर बोलना है यार, प्लीज यार। ओके। सर हम लास्ट स्टेप समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो निकाल दिया, पर उसका फाइनल फिगर जो करते हैं ना डिवाइड करके रिटर्न कितना ऑफ आया कैपिटल को। तुम्हारा फिगर फाइनल? ये 6550। ठीक है। और भाई, विदिशा जी? विदिशा जी बताइए। सर इसका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज निकालना है ना सर? बस खाली पीवी निकालना है, सारा जो कैश फ्लो दिया हुआ है। 3 निकालना है या फिर सातों यार का? जितना कैश फ्लो इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, मैं तो यह नहीं बोला ना 7वां साल बंद हो जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ आगे तक चलती रहेगा। तो जो इस प्रोजेक्ट में आपको पैसा मिलेगा, उस सब का प्रेजेंट वैल्यू जीरो पे आप ला दीजिए आज के दिन। रोहित, मार्केट बहुत डाउन है। सर हम चेक ही नहीं किए, हम अभी देखने वाले थे और तो तुम लोग हमको जब कर जब रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो हमको ऑप्शन मिला इसीलिए। हम मीटिंग ज्वाइन के लिए हम देखने वाले थे, पर हम बोले मीटिंग ज्वाइन के लिए मीटिंग ही। ठीक है, विदिशा जी बोलिए भाई फटाफट। चलिए हम लोग करते हैं, विदिशा जी को ज्यादा लेट हो रहे हैं। मैं एक एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ क्लास के लिए। ये एक्सेल फाइल हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। इसी फाइल को मैं पूरा बैच में यूज करूंगा है।
फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं फॉर योर विजिबिलिटी, नहीं तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। नाउ 0 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स क्या क्या है? 200 फॉर 3 years, 200 200 200 500, फिर 550 कर दे रहा हूं सीधा सीधी। यू कैन राइट 500 प्लस 10%, मैंने सीधा 550 कर दिया है, ठीक है। फिर 550 में 10% और, तो 605। फिर 605 जो आया 6th year फॉर एवरी ईयर, ये तो 6th year है, 6th year वाला फिगर ही आगे चलेगा, यानी कि ये भी 605 ही है। आगे भी ब्ला 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 चलते जाएगा। जब आपका एक सेम फिगर होता है जो सेम रहेगा, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगाते हैं एनवीटी। एनवीटी का वैल्यू क्या होता है? एनवीटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में क्या दिया है? 10%। मतलब आप इधर 605 बाई 10% करेंगे तो वो 6050 आएगा। इक्वल टू नहीं देना है भाई, सॉरी, हम बाई 10% देंगे तो ये आएगा 605 बाई 10%। ये कहाँ वैल्यू है? मेरे को 7th अलग से लेना नहीं है, 6 से ही फिगर सेम है, मैंने उसका वैल्यू 6 के बिगिनिंग पे निकाल लिया, माने यहां का फिगर हो गया 6700 5th year में जो मिलेगा, और 6th year ऑनवर्ड जो जन्म भर मिलेगा उसका वैल्यू 5th year पे। अब मेरे को पीवी क्या चाहिए है? इक्वल्स टू एनपीवी लिखिए, पीवी लिखिए, जो लिखना हो आपको, ब्रैकेट में 10%, कॉमा, आप ये सारा फिगर्स को कॉपी कर दीजिए, एक यहां से, नीचे वाला कैसे ले, एक सेकेंड, बेटर है आई टेक दिस सो दैट इट विल कम इन अ लाइन। अब इक्वल्स टू एनपीवी 10%, कॉमा, टेक इन ऑल द फिगर्स, 4999.05 को बोलेगा सर आप इसको यहां से लाए, आप दूसरा कर लीजिए सर, हम दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। आप ये मैंने कॉपी किया, ये डाला, ये इसको 550 रहने देते हैं, और यहां पर जो 605 वो रहने दे रहे हैं, ठीक है। इधर 7th year से जो जन्म नंबर आएगा उसको 6050 कर दिया, बिकॉज 605 बाई 10%, और इसको पूरा फिगर क्या कर दिए, कॉपी पेस्ट, दिस बिकम 605 प्लस 6050, 6655। ये भी चलेगा। बोलेगा सर यहां पर ये इसके अंदर आ चुका है सर, जैसे ही फिगर सेम है, व्हेन यू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू इट इज 1 year बैक, 7th year से आ गया, वापिस से पीवी निकालेंगे वही सेम फिगर आएगा, इट विल गिव मी द सेम फिगर, एंड पीवी 10%, कॉमा, सारा को सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, क्यों अंतर आ रहा है? बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। यहां और यहां डिफरेंस कुछ नहीं आता है, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन ये डिफरेंस है, इट्स नॉर्मल। जब आपका 6th year से फिगर सेम है, यू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू 605 बाई 10%, और यू टेक 6th year सेपरेट, और 7th year से यू टेक 10%, 650, बात एक ही है। ये फिगर डिफरेंस केवल अप्रोक्सीमेशन के कारण आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अमित जी ने क्या निकाला था? 4626, 4626 तो लेकिन नहीं आएगा। अमित जी क्यों आया ऐसा? ये सर इसमें तो हम लोग 6th ईयर में 605 लिए और हाँ, 7th ईयर में 6050 लिए। 7th year में अगर आप 6050 लिखिएगा वो भी चलेगा सर। देखिए, मान लीजिए हम ये लिया, ठीक है, हम इसको कॉपी किया, ठीक है, 7th year में 605। जीरो। अब
8th ईयर से जो आपको मिलेगा उसका वैल्यू, दैट इज 6050. नाउ दिस वन 6655, 6655, एंड दीज ऑल. ओके 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 सर, मैंने एक्चुअली 605 को एक ही बार लिया है, मतलब 7th ईयर में 6050 डायरेक्ट बैठा लिया था, इसीलिए हो रहा है। नो प्रॉब्लम सर, हम बता रहे हैं, लॉजिक देगा. 10% कॉमा ऑल दीज, मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट इट इज स्टिल द सेम फिगर सर. फिर इधर क्यों आया अलग यार, इसमें क्या गड़बड़ी हुआ? यहाँ हम कैलकुलेशन 6050 प्लस 550, ये हम गलत किया है ना, सॉरी. दिस इज 6600. लो सही आ गया सर, सॉरी. दिस इज 550 प्लस 6050. आप यहां से सारा पकड़िए, आप एक साल और आगे जाके पकड़िए, आप और एक साल आगे जाके पकड़िए, सब सेम है सर, सब सेम है. वाई? when you say 200 का present value, you say what? 200 by 1.1, you see na? To whenever we find out present value, it is automatically 1 year back, automatically. The formula says that it is automatically 1 year. So when you are saying 605 by 10% and taking the figure of 6th year, it is automatically coming 5th year, sir. When you take 605 by 10% of 7th year, it is already at 6th year. So ये फिगर तो अगर आप बोलेगा 7th ईयर में हम ये लिया, 7th ईयर में ये लिया, मतलब 8th ईयर से जो आएगा उसका वैल्यू एट 7th ईयर, ये तो लेना ही होएगा सर. जहां भी आप फॉर्मूला लगाएंगे वो एक साल पहले अपने आप आ जाता है. इट इज ऑटोमेटिकली 1 ईयर बैक इन द फॉर्मूला, इट इज देयर, आपको अलग से नहीं लाना है. हम यहां 5वां साल ही, 6ठा साल से जो आया, यहां 6ठा 7वां से आया, यहां 8वां से, जो जहां हर केस में सेम फिगर आएगा. मैंने कुछ गलती किया था, यहां 6700 लिख दिया था, इसीलिए ऑल आर सेम सर. अगर हम यहां पर बोले, अगर हम यहां पर बोले एग्जाम्पल को चेंज कर दिए, बोलेगा पहले ये सब आप नहीं करना है सर, ये ऐसे ही आपका बुक पे भी किया हुआ है, बिकॉज बुक में एक्सेल कैसे दिखाएगा, द फिगर विच यू आर टेकिंग एन्युटी, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू 1 ईयर बैक. 6th ईयर का लेंगे, 5th ईयर आ गया, 5th ईयर से जीरो पे लाने के लिए ये सब यहाँ कैलकुलेशन दिखाया, बट कोई काम नहीं है एग्जाम में सर, कोई काम नहीं है एग्जाम में. दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर 2 to 5 ईयर, 6 to 10th ईयर, 11th ईयर से ये 12% से प्रेजेंट वैल्यू लाना है. क्या आप लोग ला पाएंगे? क्या भाई? क्या बोले सर? दूसरा एग्जाम्पल सर, अब ये वाला फिगर्स का प्रेजेंट वैल्यू लाना है, यही बोला सर. ओके सर, हाँ लेके आएंगे सर. वो हमारा राइट आता, हम फॉर्मूला गलत लिख देता है एनपीवी वाला. हम बोल रहे हो कि नहीं वो रहे. गलत समझ में आना चाहिए कि क्या गलती किया, बस बात इतना ही है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर. और इसमें कोई कैलकुलेटर का यूसेज नहीं है, एक्सेल अलाउड है, मल्टीपल चॉइस खत्म. शुरू से एक्सेल आपके पास एग्जाम में है, कैलकुलेटर को साइड में रख दीजिए, अब कोई काम ही नहीं है पूरे एग्जाम में, नो यूज एट ऑल. और रोहित, तुमको मेरे से बढ़िया एक्सेल आता है, तुम बहुत बार बोलता है सर. तो क्वेश्चन या एक्सेल, सर क्वेश्चन है बढ़िया नॉलेज. नहीं आता है. हमको फॉर्मूला आता है थोड़ा एक दो. नहीं, वही तुम्हारा आदत है ना, मेरा उतना हैबिट नहीं बना हुआ, बात ये. तो हमारा थोड़ा स्पीड कम है, लेकिन एग्जाम में मेरा स्पीड से भी अच्छा नंबर आएगा, कोई बात नहीं. सर मेरा तो पहला वाला भी कुछ 1800 कुछ आया सर, 4000 में तो नहीं आया तो ही नहीं आपका सर. आपका जो आया उसमें आपको गलती समझ में आया कि क्या गड़बड़ी कर रहे हैं आप? क्वेश्चन ये आ रहा है, मान लीजिए. पहले मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया पूरा, फिर मैंने मतलब एनपीवी वाला एक्सेल फॉर्मूला लगा के भी किया, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है सर मेरा. नहीं तो हाँ, फिर आप क्या कर रहे हैं आप बताइए, हम वो लिखते हैं तब समझा पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कि मैं क्या करूं जो आपने किया, बिकॉज आप मेरे को अपना स्क्रीन कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखाना है. आप मेरे को यहाँ बताइए आप क्या क्या लिखे, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने गलती क्या किया, तो वो हम बताएंगे आप गलती क्या किया, आप बताइए क्या क्या किया आप. कहाँ पर क्या फिगर लिखूं मैं, बोलिए. सो 1 ईयर से 7 ईयर तक का पहले तो प्रेजेंट वैल्यू से नहीं, मल्टीप्लाई पहले किया फिगर टू. लिख लेते हैं. 1 ईयर से 7th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए पहले फिगर लिखना पड़ेगा ना. तो फिगर क्या यस. क्या यही लिखें कि कुछ चेंज करें? आपका जो नहीं फिगर है सर, जैसे 200 का 181 पॉइंट समथिंग वैसे लिखा सर.
200 का 181। यस सर। अच्छा, वो ऐसे लिखा आपने, मैंने नीचे जो किया है 200 इंटू 0.909 आपने किया, 200 बाई यस वन सर। पॉइंट वन फिर 200 इंटू 0.826, यस सर। फिर 200 इंटू 0.751, फिर 500 इंटू 0.683, चौथा साल का, यस। फिर 550 इंटू 0.621, ये 5 साल तक हो गया। अब छठा यस साल क्या करेंगे आप मान सर। लीजिए 0.909 की बदले डिवाइडेड बाई 1.1, 1.1 स्क्वायर कर दिए, बात एक ही है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन अलग आएगा, बात एक ही है। आप इसके बाद आगे ये कहाँ की यहाँ क्या किया आप, 5 साल का फिगर तो हो गया, 3 2 5, छठा साल आप क्या लिखे? सर वही 605 इंटू 0.5644 ठीक है, ऐसा। ये छठा साल का 0 पे आ गया वैल्यू, फिर क्या किया आपने? सातवां साल क्या किया? सर सातवां में तो 605 ही ले लिया वापस से मैंने। 10 तो आई मीन सातवां साल जो बिकॉज 605 आपने लिया उसको सातवां साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा हाँ आपने। तो सर 310 310 पॉइंट फोर 7 साल सिक्स बाद थोड़ी ना पैसा आना बंद हो गया है, आठवां साल का कौन लेगा? 6th ईयर फॉर एवरी ईयर, क्या लिखा है ये? ओह यस। 7th ईयर जो पैसा है वो 8th ईयर भी है, 9th ईयर भी है, 10th ईयर भी है, 100th ईयर भी है। आप इसको लिखते जाइए जन्म भर। ओह माय जब गॉड। जन्म भर होता है तो हम लोग बोलते हैं एनविटी परपीचुइटी। ओह यस। परपीचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू होता है एनविटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो आप जो 7वां साल लिख रहे हैं उसके बाद 8वां भी तो लिखना होगा, 9वां भी लिखना होगा, आप कितना बार लिखेंगे? तो हम 7वां साल का फिगर को डिवाइडेड बाई 10% जब किए, ये क्या हो गया? ये क्या दिया मेरे को? ये दिया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जन्म भर जो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 7वां साल के बिगिनिंग में, छठा साल के एंड में। जब कोई कैश फ्लो आपको जन्म भर मिलेगा तो आप बार बार तो लिख नहीं सकते, आप उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करिए, जन्म भर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट ओके। वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। तो आप केवल 7 साल लिखे हैं जबकि कैश फ्लो जन्म भर है यहां पर, यस सर। आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है ये 7th ईयर का फिगर है, लेकिन जब 10% करेंगे वो 6th ईयर पे आ जाएगा अपने आप, जो कि अमित जी ने रॉन्ग किया। अमित जी उसको 7th ईयर में पकड़ा, 605 नहीं लिया, ये फिगर 6th ईयर पे आ गया, 7th ईयर से जो जन्म भर मिलेगा 6th ईयर पे आ गया, और 6th ईयर पे 605 ऑलरेडी है, तो 6th ईयर पे ये दोनों मिला इंटू 0.564 तब आएगा। मैंने यहां पर क्या किया, 3 बार 3 सॉल्यूशन क्या है, हमको मालूम है 6th ईयर से ही फिगर सेम है, यहीं पर बाई 10% 5th ईयर पे आ गया। आप बोलेंगे नहीं मैं यहां नहीं करूंगा, मैं पहले ये लूंगा, तो 7th ईयर से तो 6th ईयर वाला 605 तो लेना होगा। रोहित जी ने और आगे कर दिया, 7th ईयर का लिखा, उसमें ये उड़ा दिया खाली 60, ये 8th ईयर से प्रेजेंट वैल्यू, हर समय ये फिगर सेम है। लेकिन आप कहां खड़े हो रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि आप 6th ईयर पे हैं तो 7th ईयर से जन्म भर वैल्यू 6th ईयर पे 6050, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी पी, पीवीपी मतलब एन्युइटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, राइट? इसको इक्वल टू नहीं ले सकते, ये फॉर्मूला होता है। जब कोई कैश फ्लो जन्म भर चलेगा तो आप कैश फ्लो को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड दीजिए, वो बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू जन्म भर का। दो तो फॉर्मूला होता है, एक होता है कि ये तो जन्म भर सेम फिगर, और दूसरा एक और होता है, लेगा नहीं है ऐसे, कैश कैश फ्लो डिवाइडेड बाय I-G। ये कब होगा? जब आपका कैश फ्लो सेम नहीं लेकिन सेम रेट से जन्म भर बढ़ेगा, मान लीजिए 2% से, आपका कैश फ्लो 605 है, ये 2% से जन्म भर बढ़ेगा हर साल, तो 605 इंटू 1.02 बढ़ा दीजिए, डिवाइडेड बाई 10% माइनस 2%, ये क्या आ गया? जो जन्म भर 2% बढ़ के फिगर्स आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, कहां पर? जहां से आप चालू हो रहा है कैश फ्लो 1 साल पहले। मान लीजिए मैं यहां बोलता हूं कि आपका कैश फ्लो 605 नहीं, आपका कैश फ्लो 2% से हर साल बढ़ेगा, सो 605 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 10%
-2%। मैंने इक्वल टू दिया नहीं, इक्वल टू दूंगा सॉल्व हो जाएगा ही। बस यहां ब्रैकेट डालना होगा, बिकॉज नहीं तो लेगा नहीं, और यहां इक्वल टू देना होगा। अगर परपीचुइटी है तब तो 605/10%। अगर ग्रो करेगा तो जो कैश फ्लो ग्रोथ होने के बाद होगा, जन्म भर ग्रो करेगा, डिवाइडेड बाई ये जन्म भर का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग का यहां पर जो 605 सिक्स ईयर से है, वो सिक्स ईयर से 605 +2%, फिर +2 ये सिक्स ईयर से जन्म भर वैल्यू फिफ्थ ईयर पे आ चुका है। कितना सर? आप सोचिए, आपको कोई 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया जन्म भर देगा फर्स्ट ईयर से, 100/10% कितना आएगा? 1000। बोलेगा सर ये तो 10 बार का ही हुआ। सर 10 साल बाद जिंदगी देखा कौन है? और 10 साल में 1000 के बदले वो आपको केवल 1000 दिया दिया कुछ नहीं है। 11वां साल पहला बार इंटरेस्ट का कुछ पैसा स्वाद चखने देगा। तो बहुत दूर वाला का वैल्यू आज के दिन क्या है? जीरो, लड्डू, कुछ नहीं है उसका वैल्यू। तो वैसे अगर लॉजिकली सोचेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला कहां से जन्मा है मैं उसमें नहीं जा रहा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी से फॉर्मूला बना है, मैथ्स से। बट अपने एपीजीपी थोड़ी ना पढ़ने जाए। अगर एन्युटी है ये, अगर कैश फ्लो ग्रो करेगा, ये जिस भी जहां होएगा आपको ये करना पड़ेगा पहले। तो अभी मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन जो चल रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन के अंदर मैं यहां पर 5% ग्रोथ बोला हूं, यानी कि यहां तो 700 +2%, 714 हो गया। अब यहां 714 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 12% -5%, ये क्या आएगा? 11th ईयर से जो पैसा जन्म भर आएगा उसका वैल्यू 10th पे, और 10th पे ये तो है ही है, और ये सब है ही है। सबको टान के आपको जीरो पे लाना होगा, तब वैल्यू आएगा, समझ लीजिए। बट कैलकुलेटर कुछ यूज नहीं करना है, डिस्काउंट फैक्टर कुछ नहीं देखना है, एक्सेल अलाउड है। अगर डिस्काउंट रेट 10.2% हो तो भी एक्सेल से करेंगे हम। बस यहां पर क्या डाल देंगे? 10.2% लिख देंगे, और क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम चकाचक। एग्जाम में कैलकुलेटर का कोई काम ही नहीं है, वो खाली नॉलेज लेवल, स्किल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में एक्सेल अलाउड है शुरू से, पहला सेकंड से। बोलेगा अभी तक 3 पेपर में तो आप ये नहीं कराए, तो अब तीनों पेपर में ऐसा जरूरत पड़ा था क्या विदिशा जी एग्जाम में? एसबीएल, एपीएम और एसबीआर, कहीं पर जरूरत पड़ा ये सब? नहीं सर, सर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि नहीं जरूरत पड़ा इसीलिए मैंने माथा खराब नहीं किया। नहीं जरूरत है तो क्यों माथा खराब करें यार? सारी ज्ञान दिखा के तो फायदा नहीं, लेकिन यहां पहला क्लास से ही कर रहे हैं। हर सब में जरूरत पड़ेगा, पूरा सिलेबस में। तो बार बार सीखेंगे, पहले ही सीख लेते हैं एक बार में। दो ठो फॉर्मूला याद रखेंगे जन्म भर का, ये दो ठो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला फॉर्मूला सीट में दिया हुआ है पेपर में, बट ये भी कोई फॉर्मूला थोड़ी ना देखने जाएगा, उसको अपने आप करना आना चाहिए। तो क्या अब आप लोग बता पाएंगे इनका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ सर, सॉल्व कर। बोलिए सर। रोहित भाई, और अमित भाई, और विदिशा जी, तीनों लोग बोलिए। गलत बोलिए, कोई बात नहीं, गलत बोलने से सही होगा, यही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट डरता है गलत हो गया, अरे क्या हुआ गलत हो गया, तो एग्जाम है क्या आज? सर 7423.99। 33.98। नहीं नहीं, 7423.99। 7423.98, ठीक है, देखते हैं सर, इन लोग को बोलने दीजिए, रोहित और विदिशा जी। सर हमारा आया 4603.86।
4603.86। विदिशा जी यस सर। आपका क्या है? आप उसको वैसे मत करिए, 0.981 वो सब नहीं करिए, एक्सेल में ही करिए, गलत होने दीजिए। तो मेरे एक्सेल के हिसाब से मुझे बहुत टाइम लगेगा। मेरे कंफ्यूजन ऐसा थोड़ा, मेरे को वापस तो आप वो देखना वाला होगा। वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने सीट में दिया है ना, अभी जब दूंगा, 1 घंटे का यस सर। वीडियो। यस सर। देखिए वो वीडियो देखने से आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, हैं? यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग के सामने। हमारे लिए एकदम सिंपल है, आपको लगेगा पानी, पानी ही है हमारे लिए सच्ची में। 500 700 फॉर सेकेंड टू फिफ्थ ईयर। तो पहले 500, फिर 700, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है, जो बोला वो लिख दिया। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड टू, अब 2% ज्यादा एवरी ईयर, मतलब 700 से 714 एंड ऑल दैट। कितना साल तक? 6 से 10, 5 साल। सो 714, नहीं, हाँ 714, लेकिन आगे के लिए झमेला होगा तो भैया दिस इंटू 1.02, फिर दिस इंटू 1.02। ये कितना हो गया? 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, दिस इंटू 1.02, फिर दिस इंटू 1.02। ये लोग बोला था फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद सेकेंड टू फिफ्थ ईयर, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10। बोला हर साल ये 2% से बढ़ते जाएगा, बढ़ाते गया। अब बोलता है 10th ईयर से जन्म भर 5% बढ़ेगा भाई। सर हमने सिली मिस्टेक किया, हमारा आंसर चेंज कीजिए, तो हमने 1.2 ले लिया था अरे उसमें। कोई बात नहीं यार, तुम रहने देना, चलिए। कोई टेंशन नहीं है। गलत होगा तभी तो, हम तो ये बताना चाह रहे हैं। तुम लोग जब गलत करेगा तो ही सही कर पाएगा, ये बात समझ लेना मेरा बात। पहले हमने यहां पर इसको क्या किया है आप समझ लीजिए, जो फिगर था इसके पहले 5% बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसका जन्म भर का प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए थोड़ा और नीचे लिख देते हैं भाई, इसको यहां हटा देता हूं एक बार, इक्वल टू दिस। 2% बढ़ा है सर। सर 2% 5 साल तक बढ़ा है, उसके बाद 5% बढ़ने लग गया है सर, देखिए 780 तक 2% लगी थी। एवरी ईयर 2% एवरी ईयर। हाँ सर। तो हाँ मैंने बोला था 11th ईयर में आपने जो लिया है 5% की जगह 2% लिया है मेरे ख्याल से। 2% लिया है, सॉरी सर, रुकिए देख लेते हैं सर। ओ सर, सॉरी सर, यू आर करेक्ट सर। ठीक है सर, सही कर दिया सर। ये जो 811 है, ये तो हरदम 5% बढ़ेगा, डिवाइडेड बाई 12% माइनस 5%। ये क्या है? ये क्या है? जो पैसा 11th ईयर से मिलेगा उसका वैल्यू यहां पर, जो पैसा 11th ईयर से मिलेगा उसका वैल्यू यहां पर, हम इसको ऐसे ही लिख देता 11,585.7। विदिशा जी आप समझ लीजिए, जो पैसा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जन्म भर, हर साल 5% बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के 11 ईयर से जन्म भर मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू 10th ईयर पे। तो 10th ईयर का पूरा फिगर क्या हो गया? ये प्लस ये दोनों मिलाकर 10th ईयर का फिगर ये हो गया, और ये हो गया बैलेंस फिगर्स। जो पैसा मेरे को जन्म भर मिलेगा सारा इस प्रोजेक्ट में, उसका ये वैल्यूज है हर साल का। अब मेरे को क्या निकालना है? एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू 12% से, कॉमा, सबको छापा मार लीजिए, 7588.33। 7423 क्यों आया सर, पता नहीं, हम कुछ गलत किया है? नहीं सर, आप राइट किए, हम हमसे मैच हो रहे बोला तुम्हारे से मैच हो रहा है तो हम राइट है। नहीं, हम लोग दोनों गलत हो सकते हैं यार, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। जो कैश 11th फ्लो ईयर दिया, में तो कैश हाँ फ्लो तो हमको नहीं लेंगे, मैंने 811 को।
सर ये जो 811 है, अगर आप इसको लेकर निकाले हैं, जैसे ऊपर जो बात की है सर, आप 605 को नहीं लिया, लिया मालूम नहीं। हम अगर 605 को लेकर निकाल रहे हैं, ये ऑलरेडी यहाँ आ गया। हम ये वाला 605 नहीं, यहाँ वाला सोच रहे हैं तो यहाँ आया। तो हम जो कैलकुलेशन किया है सर, वो 811 को डिवाइड कर, तो 811 के एक साल पहले आ गया सर। इसको नहीं ले सकते सर, तो इसको नहीं लेंगे। बिकॉज ये तो ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है ना। हम जो यहाँ पर लिखा, हम क्या लिखा यहाँ फॉर्मूला, कैश फ्लो। कैश फ्लो जिस साल का लेंगे एक साल पहले आंसर है सर। जिस साल आप न्यूमरेटर का फिगर लिखेंगे उसके एक साल पहले। तो हम न्यूमरेटर में 811 लिया, तो वो फिगर 10th ईयर पे आ गया। इसको नहीं लेंगे सर, ये तो हो गया इसके अंदर सर। आपको ऐसा करना है, आप इसको ये लेकर इंटू 1.05 फिर से कर दीजिए, ठीक है। क्या अब आप इधर प्रेजेंट वैल्यू लाइए, दिस डिवाइडेड बाई 12% -5%, ठीक है। ये जो फिगर आया, आप इसके साथ 811 जोड़ लीजिए और ये हटा दीजिए, फिर प्रेजेंट वैल्यू लाइए, सेम आएगा सर। आप इसको अलग ले रहे हैं, अब आप इस फिगर से प्रेजेंट वैल्यू लाए हैं, ये वाला, तो आप इसको मत लीजिए, बस ये लीजिए, हो गया सर। हम इससे प्रेजेंट वैल्यू लाया तो ये यहाँ आ गया, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। फिर इंक्लूडेड है। आप 500 का वैल्यू अगर प्रेजेंट वैल्यू लाएगा, मान लीजिए 500/1.12 आप लाएगा, तो क्या फर्स्ट ईयर का 500 फिर से लेगा क्या सर? अगर आप 500 का प्रेजेंट वैल्यू जी, तो क्या फर्स्ट ईयर 500 अलग से लेगा? आप तो 700 लेगा ना। नहीं ये लेंगे तो हाँ। इसमें आ गया, जब इस हाँ, फिगर को यूज करके ये लाया, ये अपने आप यहाँ आ गया सर, ये हो गया। अब नहीं लेना है, बात समझ रहे हैं मेरा? yes, whenever द कैश फ्लो आर देयर, आपने उसको यूज करके प्रेजेंट वैल्यू लाया, अब वो खत्म, इट्स ऑल ओवर। मैंने जब ऊपर सम किया, ऊपर में आई हैव डन द कैलकुलेशन, तो हम ये 550 को क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 605 को यूज करके ही लाया, 550 को नहीं यूज कर भी नहीं सकते। एनवीटी यहां से नहीं, हम यहां इसको छोड़ दिया ये। अब यहां से फिगर ये, तो इसको भी लिया है, हम इधर वाला फिगर से ये फिगर लाया, बात तो एक ही है। ये सब में 10% माइनस है सर, अपने आप कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन होता है, इसको बुक्स वगैरह में इसको टर्मिनल फ्लो बोलते हैं। टर्मिनल फ्लो मतलब जब आप प्रोजेक्ट को बंद करेंगे, बंद बंद तो कभी हो ही नहीं रहा है, जो कैश फ्लो जन्म भर चलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू को टर्मिनल फ्लो बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनुअल कैश फ्लो, इसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लो। और शुरू में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कोई भी सब में दिया नहीं मैंने, शुरू में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो इन अ प्रोजेक्ट: इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एवरी ईयर, एंड टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो दिया नहीं रहता, निकालना पड़ता है। अब आप जब सम्स करेंगे ना, बहुत सारा पूरे सिलेबस में बहुत जगह ये अलग अलग तरह से निकाला हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, स्टूडेंट पगला जाता है, बोलता भाई तुम अपना करना, छोड़ना उसको, जो किया है रहने दो, यू डू योर ओन सॉल्यूशन, इट विल कम सेम ओनली, कभी अलग नहीं आएगा सर, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ गलती कर रहे हैं। कहीं पर कोई बुक में कोई आंसर रॉन्ग नहीं, सब सही कैलकुलेशन है। आप सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, आप वैल्यूएशन करेंगे, सब जगह ये आते रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम पूरा सिलेबस में। यस रोहित, क्या बोल रहा था? सर जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं यो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय परसेंटेज, और फिर वो जो रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न वाला, तो हाँ, सर अगर हम उसको डायरेक्ट अगर माइनस करके 8% से करेंगे तो आंसर सेम नहीं आता है क्यों? तो 12 - 5 8 होता है कि 7 होता है? 7 होता है सर, सॉरी। मतलब सेम आएगा, मतलब अगर सर वो भी नहीं, क्यों करेंगे नहीं तो? आएगा? 5 - 2 3 बोलेगा तुम तो, क्यों नहीं सेम आएगा? कल अभी 7% से जरूर आएगा। ओके ओके ठीक है सर। हम तो ऐसे ही, तुम लोग बाद में जब ये सीट शेयर करेगा, तुम सोचेगा कहां से आया, तो भैया यहां से आया, ये दिखाने के लिए तुमको। हमको कौन सा मजा नहीं आएगा साथ लिखने में यार, लेकिन जब हम लिखेगा तो तुम ही मेरे को फोन करके बोलने वाला है आप साथ कहां से लाए। तो हम वो क्वेश्चन को एराइज ही नहीं होने देना चाहता, बात ये है। हम अपना सुविधा सोच रहे हैं। मैंने देखा है ना स्टूडेंट, सर ये कहां से लाया, अरे भैया क्वेश्चन में दिया है 12 और 5, तो हम माइनस करके लिखेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन एराइज नहीं होएगा, बात ये।
सिंपल यही मेरा पर्पज, और कुछ नहीं है सर। तुम 12 - 5 8 करके लाएगा तो आंसर कैसे मिलेगा सर? और क्यों नहीं आंसर आएगा? माइनस तो करके जो आ रहा है फिगर तुम वही लिख रहा है ना, क्यों नहीं आएगा? वही अभी आ रहा है सर, हाँ, बराबर, हम जरूर मिस्टेक आएगा। किया। जल्दीबाजी मत करो, हावड़ा मत हो कि मान लो हमको आंसर ही लाना है। यार तुम आंसर ये ले भी आएगा तो कौन सा यही कैलकुलेशन आ रहा है, दूसरा दूसरा रहेगा ना। तुम्हारे को ये बात डाइजेस्ट होना चाहिए। विदिशा जी, आपको एक्सेल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने नीचे यहाँ 2 4 सम्स और दिया है, ठीक है, और सम्स है। सबका प्रेजेंट वैल्यू लाते जाइए, लाते जाइए, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा नेक्स्ट दिन उसको बात करेंगे। 2 मान लीजिए होमवर्क है, 2 क्लास में किए हैं, 2 होमवर्क है। लेकिन विदिशा जी पहले जो 2 क्लास में किए उसी को एक्सेल में करिए, उसका फिगर पहले लेकर आइए। देखिए दिशा वाला दोनों भी हो जाएगा, फिगर से अलग है क्या है जो। वाई आई एम डूइंग दिस, इट इज नॉट ए टॉपिक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट ए टॉपिक इन एएफएम। बट आप ये सीखेंगे नहीं तो हर जगह रॉन्ग करने वाले हैं ना पूरा सिलेबस में। कौन उसका टेंशन लेगा? पहला दिन ही सीख लेते, उसका टेंशन हम लोग नहीं ले सकते भाई। इसीलिए हम पहला बार में ही कैलकुलेशन सिखा दे रहे हैं। और पहले कैलकुलेशन एफएम में तकलीफ होता था, मल्टीपल चॉइस में एक्सेल नहीं देता था, कैलकुलेटर यूज करना पड़ता था। अब तो है, एक्सेल अलाउड है, कैलकुलेटर काम ही नहीं है एग्जाम में। फॉरेक्स मैंने बताया नहीं है सर, समय नहीं। फॉरेक्स बताने में समय लगेगा। पहले नेक्स्ट दिन 2 सम ऐसे ही करेंगे, वेनेसडे नाइट को रात को 8 बजे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, जो प्रॉब्लम होगा डील करेंगे। फिर उसके बाद ये डील करेंगे, फिर 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे। आपको ये नोट्स अलॉन्ग विथ गूगल ड्राइव लिंक ऑफ एएफएम फिर से अभी मेल कर दिया जाएगा, फिर से, ठीक है। सर वैसे अभी आपका फर्स्ट क्लास फ्री होता है तो हम देखा क्या, कहीं मेल वेल आया नहीं है अभी, प्रोफेशनल लेवल में नहीं होता है क्या? मेल नहीं आया तुम्हारे पास तो तुम ज्वाइन कैसे किया? वो हम दूसरे से मांगा, हम बोला कि फर्स्ट क्लास फ्री रहता है तो हम बोले कि बेचते हैं शायद नहीं से। नहीं, फ्री नहीं था। कोई फ्री को अच्छा। वैल्यू नहीं देता है सर। अच्छा। कोई देता नहीं है तो क्या करें फ्री क्लास करके। तो इसलिए ओके मेल जो रजिस्टर्ड है उनके पास गया है। तुम रजिस्टर नहीं किया इसलिए नहीं गया, सॉरी सर। ओके ओके, हम और वैसे रजिस्टर तुम करने बोलता आता। मेरे को फर्स्ट क्लास करना है तो मेरे को ही बोल देता यार। हम भूल गया था सर, हम बोले कि आप आपका लेक्चर चालू रहेगा, अभी नहीं हमको देते लिंक मिला आजकल, नहीं, हम कॉल। वो कोई फ्री का कीमत नहीं समझता है ना सर, बात ये इसी। ओके सर। सॉरी भाई। ठीक है सर। ये फ्री यूट्यूब पे डाल देंगे, वो बात अलग है। हाँ वो, हाँ ठीक है, आज हम ज्वाइन कर लिया, वो क्या हाँ बैंक हाँ, कोई बनता ना तो टेंशन नहीं, फिर। कोई इशू नहीं यार। तो फ्री नहीं था ये, किसी को दिए ही नहीं थे, खाली जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन्हीं को लिंक दिए थे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, मिलते हैं वेनेसडे को। सब लोग पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। एग्जाम बुक आज ही करना है, रोहित बोल दिया हम, तुम रिकॉर्डिंग कर लेना। डिले नहीं करना है, एग्जाम सेंटर कम है और घर से एग्जाम नहीं है, बंद है, ठीक है। और सर वन मोर थिंग, यहाँ पे जब वो मंगेश ने दिया था ना, तो यहाँ पे मुंबई के सेंटर एकदम बेकार थे, मतलब बोले तो तो कोई वो ऑप्शन बोलते हैं। नहीं है तो वो कंप्लेन करेगा। आज शुरू में ये हाँ। भी दिखाया, इंस्टीट्यूट को कंप्लेन करेगा कि ये इश्यू था, वो लोग ठीक करेंगे उसको। साथ में सीसी हम लोग को करो। हाँ लेकिन सर अगर हम बोले ये मिस्टेक हो ही नहीं, इससे जब जितने भी लोग ने यहाँ पे एग्जाम दिया रहेगा, आपके कांटेक्ट में रहेगा, तो सेंटर पता चल जाएगा कौन सा सेंटर अच्छा है, तो वही सेंटर हम चूज करें। हम और कैसे बोलने पता आता आपकी चलेगा टीम सर? को, मुंबई से सब थोड़ी ना है यहाँ। मतलब जो भी आपके पास रहेगा दो हाँ, चार लोग, तो जैसे हम ले कलकत्ता लेंगे। में तो एक ही सेंटर है, मुंबई अच्छा। दिल्ली बैंगलोर वगैरह में 3 4 है। तो कौन सा बढ़िया है वो तो बोलना मुश्किल है, हम बोल देता है मैसेज में, लोग रिप्लाई हाँ। कर देंगे। ओके। लेकिन हर आदमी का अलग अलग फीलिंग होता है ना यार, किसको क्या अच्छा लगता है, बात ये भी है। हाँ सर, लेकिन मतलब वहाँ पे क्लीन व्लीन भी नहीं था, ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत टाइम पुराना खंडर वाले में जा भेज इंस्टीट्यूट दिए को थे। मेल करना चाहिए चुपचाप से, फोटो वोटो खींच कर देखिए ऐसा सेंटर बनाया है। इंस्टीट्यूट अपने आप एक्शन ले लेगा। एग्जाम दिया हुआ है तुरंत मेल करिए, मंगेश को बोलना, हम बोल देगा, तुम बोल देना कि सर बोले इंस्टीट्यूट को मेल करो जो तुमको प्रॉब्लम हुआ, साथ में सीसी हम लोग को, ठीक करवाते हैं उसको, और क्या। ओके सर। ठीक है, ओके भाई, टाटा बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एएफएम जर्नी इन कमिंग 3 थैंक मंथ्स। यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर। या